तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा निग्लेक्टेड पार्ट होता है बट येस इसमें से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, तो हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं टू ब्रायोफाइट्स। तो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में एल्गा तक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, सारी एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में समझा था, राइट, बहुत ही हर एक वर्ड का मीनिंग समझा था ताकि हमें एवरी एनसीईआरटी लाइन वो लर्न हो और समझ कर लर्न हो, सिर्फ लर्न ना हो, ठीक है। तो हम ब्रायोफाइट को समझते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। सो हम जो पर्टिकुलर प्लांट किंगडम समझ रहे हैं तो हमें पहले लगता था कि वी ओनली हैव व्हाट वी सी अराउंड, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना जिसको हमने देखा नहीं है बट स्टिल दे एग्जिस्ट। उसी का पार्ट ब्रायोफाइट्स है। ये जो ब्रायोफाइट्स है आपको बेसिकली हिली एरियाज में बहुत पाए जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके सराउंडिंग में हिली एरियाज है तो यू वुड फाइंड इट कि हाँ वो प्रेजेंट हो, बट अदरवाइज वो प्रेजेंट नहीं होते। तो लोगों को लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है नेचर में, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ये जो प्लांट्स हम पढ़ने वाले दे एग्जिस्ट, दे आर स्टिल अलाइव और वो हमारे नेचर का बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रायोफाइट ना थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा, एल्गा पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, अभी ब्रायोफाइट्स पढ़ने वाले, टेडिरोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो हम इस पर्टिकुलर सीरियल में पढ़ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आया हो कि इस पर्टिकुलर सीरियल को ही क्यों फॉलो किया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो लेट मी टेल यू सीरियल क्यों फॉलो हुआ जा रहा है। तो आपको पता है इवोल्यूशन का नाम आपने सुना है कि एवरीथिंग प्रोग्रेस वेरी स्लोली। तो जब प्लांट किंगडम का निर्माण हुआ था, जब प्लांट किंगडम एक्चुअली में अर्थ पे प्लांट्स आना स्टार्ट हुए थे तो उनका प्रोग्रेशन भी कुछ इस प्रकार ही हुआ था। यानी कि सबसे पहले अर्थ पे एल्गा के कुछ मेंबर्स आए, देन इसी एल्गा के मेंबर्स कुछ फर्दर डिफरेंशिएटेड हुए, बहुत सारे चेंजेस आए उनके अंदर, एंड दे मूव टू ब्रायोफाइट्स, यानी कि थोड़ा सा एडवांस हुआ, उनके फीचर्स एडवांस हुए, उनकी एक्टिविटी एडवांस हुई। देन ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर उन्होंने अपने आप को और डेवलप किया और एडवांसमेंट हुआ, एंड देन दे मूव टू टेडिरोफाइट्स। टेडिरोफाइट्स के कुछ मेंबर ने अपने अंदर कुछ एडवांसमेंट्स लिया एंड दे मूव टू जिम्नोस्पर्म एंड सो ऑन, यानी कि सब कुछ एक पर्टिकुलर वे में डेवलपमेंट होते हुए जा रहा था। ब्रायोफाइट ये ना सेकेंड मेंबर है, यानी कि एल्गे के कुछ मेंबर्स ने अपने अंदर कुछ एडवांसमेंट शो किया एंड दैट इज द रीजन हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ब्रायोफाइट्स। यानी कि कुछ फीचर्स एल्गा के कंपेयर में एडवांस होंगे और हमारे नेचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पता है ना नेचर में कोई भी चेंजेस क्यों होता है, नेचर में कोई भी चेंजेस इसलिए होता है ताकि वो अपनी रिदम को मेंटेन कर सके, उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। तो देखते हैं इसने क्या नीड फुलफिल किया। अगर आपने कभी ब्रायोफाइट्स को नहीं देखा एंड देन दीज टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिगर्स देख रहे हो दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रायोफाइट। सो ब्रायोफाइट किसको इंक्लूड करते हैं, ये ना ब्रायोफाइट्स के अंदर ना दो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं। कौन से दो मेंबर्स हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, यानी कि मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स मिलके ब्रायोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि दीज टू आर द रिस्पॉन्सिबल मेन पर्संस जो ब्रायोफाइट्स की पूरी जो क्लासेस है उसको फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स ये दोनों मिलके ब्रायोफाइट्स बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको इजीली जब अगर आप बहुत ही मेट्रो सिटी में रहते हो तो दे आर अनअवेलेबल टू सी यू, बट ये हिली एरियाज में बड़े ही पाए जाते हैं। हिली एरिया जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है उसमें आपको ये इजीली देखने को मिल जाएंगे। हिली एरियाज की भी पर्टिकुलर सेक्शन की बात किया जाए तो ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, मॉइस्ट नेचर हो, पानी की बहुत ज़्यादा सुविधा हो वहाँ पे, सो दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर वाटर फॉर देयर नीड, ठीक है। हम इस डायग्राम को ना थ्योरी करने के बाद समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अभी ना आपके मन में क्वेश्चंस आना चाहिए कि एम्फीबियन तो हम फ्रॉग को बोलते हैं जो दोनों पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। यानी कि एम्फीबियन का मतलब जो एम्फीबियंस है, यानी कि जो प्लांट में जो अपने प्लैनेट अर्थ पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, राइट। लेकिन हमने ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला, व्हाट्स द रीजन। तो यहाँ पे बिकॉज दिया हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी ने आंसर दे दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर ना दिया तो आप लोग बिल्कुल भी कष्ट नहीं करेंगे आंसर ढूंढने के लिए। सो बेटर यही कि हम आंसर बता दें कि हमने ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला ही क्यों,
इसका रीजन था कि ये प्लांट रहते तो सॉइल में ही है, लेकिन इनका जो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है लाइफ का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो डिपेंड करता है वाटर पे। सो कैन यू इमेजिन, वो रहता तो बेसिकली सॉइल में ही है, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है उनके बॉडी का, उनके लाइफ लाइन का जो मेन पार्ट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो टोटली वाटर पे डिपेंडेंट है, एंड दैट इज द रीजन हम उसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो देख लेना, एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम बोलेगा दैट इज डिफरेंट, बट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलेगा दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो याद रखना कि आप देख क्या रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि हम क्या देखते हैं, एम्फीबियन देखते हैं, हमने फ्रॉग लगा दिया, हम टिक मार्क कर देते हैं, लेकिन आप थोड़े से ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो तो याद रखना ब्रायोफाइट्स भी एम्फीबियंस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि दे यूजुअली अकर इन डैम्प, कितने बार बोलेगा कि डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में प्रेजेंट होंगे। तो कैन यू इमेजिन, देख रहे हो कि एनसीईआरटी ने एक ही चीज को 2-3 लाइन में बोल देता और हमें लगता है भाई एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स तो बड़े ही बड़े हैं। अगर आप उसका मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करो ना, मीनिंग बस 2 लाइन का होगा, लेकिन उसकी जो उसके उस पर्टिकुलर मीनिंग को समझाने की थ्योरी उन्होंने 10 लाइन में दी हुई होती है, और जिसमें से आधी लाइन तो अनवांटेड ही होती है। सो मेक श्योर आप डरो ना कि वो भाई इतना सारा पढ़ना है, इतने सारे लाइन्स को याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ समझ कर लर्न करो। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक और सॉइल। ये जो प्लांट सक्सेशन है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, चलिए हम इसे समझते हैं। व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि एक पर्टिकुलर बेयर लैंड, व्हाट इज बेयर लैंड, जहाँ पे जिस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी नहीं है, लेकिन आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि ना आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो तो कि बहुत सारे बेयर लैंड, अगर आप इसको 10 साल या 20 साल बाद देखो तो उसके अंदर बहुत सारे पेड़ उगे हुए होते हैं, मतलब फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। पर्टिकुलर बेयर लैंड या सॉइल या रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स के ऊपर भी आप देखोगे ना कि बहुत सारे प्लांट उगे हुए हैं, दे हैव द ग्रोन अप प्लांट्स। तो इसका रीजन क्या है कि बेयर रॉक के ऊपर, सॉइल के ऊपर कुछ सालों बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पौधे आना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट अ प्लांट सक्सेशन। इस प्लांट सक्सेशन में होता क्या है, तो देखो जैसे कि मैंने बोला कि एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस, कि कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होता है, सभी चीज को प्रोसेस लगता है, सभी चीज का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो इसमें भी जो प्लांट सक्सेशन, जो बेयर जो लैंड है या रॉक है, उसमें हम सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम उस पर्टिकुलर सॉइल को फर्टाइल बनाएं। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले छोटा प्लांट आता है, देन क्या होता है, हब होता है, देन श्रब होता है, देन ट्रीज होता है, देन बहुत सारे ट्रीज मिलकर फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट प्लांट होता है जो उसकी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड देन ओनली हर्ब्स आते हैं, देन श्रब्स, देन उस फर्टाइल सॉइल के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट कन्वर्ट्स अ बेयर लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड। सो जो फर्स्ट पर्टिकुलर जो मेंबर है ना, वो मेंबर कोई और नहीं, ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं, जो अनफर्टाइल सॉइल को फर्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, दैट इज द प्लांट सक्सेशन। सो कैन यू इमेजिन, अगर ये ना रहा, अगर ब्रायोफाइट्स नहीं हुआ तो ये प्लांट सक्सेशन ही नहीं होगा ना, ये प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा तो एक फर्टाइल सॉइल ही नहीं मिलेगी हमें। और आपको पता है जिस हिसाब से आज डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे फर्टाइल लैंड के ऊपर भी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कि कितनी फर्टिलिटी फर्टाइल सॉइल हमारे इंडिया में से कम हो रही है, ऑफकोर्स बहुत हो रही है। तो हमारे लिए ब्रायोफाइट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखो एल्गा तो अपना रोल, अपना वो जो उसका जो वर्क था वो कर ही रहा था, अपना रोल पर्टिकुलरली वो कर ही रहा था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हो ब्रायोफाइट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन, जहाँ पे प्रोग्रेस होता है, ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर चेंजेस लाता है फॉर द बेटर एनहांसमेंट, क्योंकि भगवान को पता था बाद में कि ऐसा कुछ होने वाला था, हमें कुछ प्लांट सक्सेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट बॉडी है जो ब्रायोफाइट की है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है देन दैट ऑफ एल्गा। व्हाट डज इट मीन, सिंपली कि जो एल्गा है ना वो कम एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट, यानी इसका वाइस वर्सा बोले तो ब्रायोफाइट ज्यादा एडवांस्ड है, उसके पास ज्यादा फीचर्स है एज कम्पेयर टू एल्गा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था, अगर आपने उसको अच्छे से सुन लिया होता तो ये लाइन तो अभी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है आपको। अब ना वो कैसा दिखता है, उसकी सुंदरता का विवरण इस पर्टिकुलर लाइन में किया गया है कि वो किस प्रकार दिखता है। तो देखो इट इज थैलस लाइक, थैलस लाइक मतलब ऐसा बोलते हैं ना अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, एक जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल की जैसा दिखता है।
प्रोस्ट्रेट होता है या इरेक्ट होता है, मतलब या कोई वो अटैच से सबस्ट्रेटम यानी कि कोई बॉडी सर्फेस ऐसे अटैच होता है पतला सा, या तो एकदम खड़ा इरेक्ट होता है। कभी कभार मैंने बोला कि जिसकी वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम। व्हाट इज सबस्ट्रेशन, व्हाट इज सबस्ट्रेटम? दैट इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर वॉल जिसके ऊपर ये प्लांट अटैच्ड हो, दैट इज नथिंग बट अ सबस्ट्रेटम। अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। बहुत सारे बच्चों को ये राइजोइड्स का मतलब नहीं पता होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, राइजोइड इज नथिंग बट अ रूट। राइजोइड इज नथिंग बट अ रूट। लेकिन हमने इसको रूट क्यों नहीं बोला? रूट एडवांस्ड है। रूट का प्रिमिटिव फॉर्म इज राइजोइड। सिंपल वर्ड में अगर आप याद करना आपको याद करना हो तो व्हाट इज राइजोइड्स? रूट। तो हमने इसको रूट क्यों नहीं बोला? क्योंकि रूट का प्रिमिटिव फॉर्म इज नथिंग बट अ राइजोइड्स। मतलब जितने वास्ट फंक्शन एक रूट कर सकता है वो राइजोइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्यादा डेवलप नहीं, इसलिए इसका नाम हमने राइजोइड लग दिया। दैट इज वाई नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोला? दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो जो एक पर्टिकुलर एडवांस प्लांट की फीचर्स है जैसे कि ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव, वो सारी चीजें एब्सेंट होती है। दे में पोजेस रूट लाइक, रूट जैसा दिखने वाला राइजोइड हो सकता है, लीफ जैसा दिखने वाला लीफ हो सकता है, स्टेम जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस चैप्टर में होना चाहिए, वरना आप याद कर करके थक जाओगे, आपको याद नहीं होगा। वेरी सिंपल, बट हम है ना समझाने के लिए क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड होता है। सो हमें पता है कि हमारी बॉडी डिप्लॉइड होती है, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर्फ हमारे जर्म सेल को छोड़कर, जैसे कि एग और स्पर्म हो गया, उनको छोड़कर सारे बॉडी पार्ट कौन से हैं? 2n के हैं, यानी कि एडवांस स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो ब्रायोफाइट का मेन बॉडी है, जो मेन हमें दिखता है हमेशा, वो n होता है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट एंड हेंस इट्स कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। और इसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि बाद में ऑफकोर्स ये बॉडी के अंदर कुछ कुछ गैमेट्स बनेंगे एन माइटोसिस से होके, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेल्यूलर। तो जैसे कि इनके अंदर, इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर भी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर इन नेचर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। जैसे कि देखो इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। देखो इसमें सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स किसको बोलते हैं, सबस्ट्रेटम क्या होता है, राइजोइड्स क्या होते हैं। तो जितने भी नए नए वर्ड हैं, ओपन योर एनसीईआरटी, जो मैं बोल रही हूँ वो वर्ड के ऊपर लिख लो, ताकि आपको बार बार ये वीडियो नहीं देखना होगा एंड यू विल फाइंड इट इजी टू लर्न। ठीक है, यू विल फाइंड इट इजी टू लर्न। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है ब्रायोफाइट की? एंथ्रीडियम। और वो जो गैमीट प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? एंथ्रीजॉइड्स। देखो एवरीथिंग इज जस्ट अ नेम। मेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के टर्म में उनका नाम क्या दिया हुआ है? एंथ्रीडियम। वो प्रोड्यूस तो भाई स्पर्म ही करता है, स्पर्म जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर ही करता है, यानी कि मेल सेक्स गैमेट ही फॉर्म करता है, लेकिन उस मेल सेक्स गैमेट का नाम दे दिया है एंथ्रीजॉइड्स। सिमिलरली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं। जो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। द एंथ्रीजॉइड्स, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो एंथ्रीजॉइड्स है, जो मेल गैमीट है, उनको ना पानी में रिलीज कर दिया जाता है। अभी देखो उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि अभी उसको समझाया हुआ है हमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट, वो ब्रायोफाइट्स के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्यों उसको हमने एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको ना हमने पानी में, वो जो बॉडी होती है उसको रिलीज आउट कर देती है। दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्किगोनियम, यानी कि जब वो पानी में बेसिकली फ्लोट आउट करती है एंड देन वो आर्किगोनियम के पास पहुंचती है। एंड एंथ्रीजॉइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस अ ज़ाइगोट। ही सभी को पता है कि एग और स्पर्म क्या होगा, एग और स्पर्म क्या होगा, पर्टिकुलरली दोनों क्या होंगे? मिलेंगे, स्पर्म यानी कि इन शॉर्ट एंथ्रीजॉइड्स। तो मैं एंथ्रीजॉइड्स को यहाँ पे स्पर्म रेफर करी, बट नहीं करना चाहिए, सो कि हम एंथ्रीजॉइड ही बोलेंगे इसको। यानी कि एग और एंथ्रीजॉइड जब फ्यूज करेंगे तो ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे ना क्या बोला कि ज़ाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि रुको, लेट मी रब दिस एंड लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये होने क्या वाला है। कि हमें पता है कि मेन बॉडी एन ही है ना, हैप्लॉइड है, तो ऑफकोर्स इसको
माइटोसिस की ज़रूरत नहीं है, मियोसिस की ज़रूरत नहीं है, माइटोसिस से उन्होंने गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब मेल की इधर से गैमेट आया एन, फीमेल की इधर से गैमेट आया एन, दोनों ने फ्यूज किया, क्या बना 2n। लेकिन हमें तो जो बॉडी चाहिए, मेल हो या फीमेल दोनों तो n है, यानी कि इसका रिडक्शन डिवीजन होगा, इसका मियोसिस होगा, तब जाके एन बॉडी बनेगा एंड देन ये मेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या बोल रहा है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस जोड़ दिया गया है कि ये 2n डायरेक्टली n में नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। ये 2n होता है ना, कुछ वक्त तक रहता है। इस बॉडी को जो 2n है फॉर अ ब्रायोफाइट, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। यानी कि ये जो n है, जो बॉडी है, ये क्या है, फीमेल है और ये मेल है, इनको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट है। जो गैमेट मतलब ये मेन बॉडी हो गई गैमेटोफाइट। ये दोनों फ्यूज हुए, जिन्होंने क्या बनाया, जिन्होंने बनाया हमारा एक बॉडी, उसके बाद वापस मियोसिस होगा, मियोसिस हो गया एन बनेंगे, ये बॉडी अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब ना इसमें बोला कि जो 2n है ना वो बहुत जल्दी n में कन्वर्ट नहीं होता है। सो ये ना कुछ देर तक, ये जो स्ट्रक्चर है जो 2n के फॉर्म में है, वो कुछ देर तक प्रेजेंट होता है नेचर में। इस फॉर्म को हमने नाम दिया स्पोरोफाइट। तो देख लो, हर स्टेज का एक नाम है, हर एक रूप का एक नाम है, हर एक डायग्राम का एक नाम है। सो उस नाम को आपको याद रखना है। The sporophyte is not free living but attached to photosynthetic gametophyte and derive nutrition from it. ये 2n है ना, ये जो 2n गैमेट बनता है वो एक ना किसी एक के ऊपर ना क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या बोल रहा है कि जो स्पोरोफाइट है फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऑफ कोर्स फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर वो अटैच होता है और उससे अपनी न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, ठीक है। Some cells of the sporophyte undergo reduction division. Of course, इसका reduction division होगा कुछ सेल का, to produce a haploid spores. These spores germinate to produce again, ये produce करने के लिए करता है। यानी कि इसमें शॉर्ट फॉर्म यही था कि ये 2n हुआ, 2n में फॉर्मेशन हुआ, 2n फटाक से n नहीं बनता है, कुछ वक्त तक रहता है, उस स्पेस को हम स्पोरोफाइट नाम देते हैं। कुछ वक्त तक रहने के बाद वो अगेन मियोसिस करता है और अपने मेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? जैसे हमारे अंदर भी ऐसे होता है ना, हमारा मेन बॉडी तो 2n है, गैमेट n है, n फ्यूज हुआ 2n बना, लेकिन हमारी बॉडी ही 2n है, तो फर्दर मियोसिस नहीं करता, सिर्फ माइटोसिस से होते होते हमारे मेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें तो n है ना, तो मियोसिस तो होगा ही ना। लॉजिक लगाओ, एक बार में नहीं समझेगा, आपको बार बार सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ब्रायोफाइट इन जर्नल। अब क्या बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स इन जर्नल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अभी देखो हमारे फायदे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी देखेंगे हम, कि ना कुछ हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। जैसे कि मैंने बोला ये हिली एरियाज में रहते हैं, तो कुछ मैमल्स के लिए ये खाना भी है, कुछ बर्ड्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए क्या है, एज अ फूड काम करते हैं। नॉट ओनली दैट बट द स्पाइसेस ऑफ Sargassum sphagnum moss provide peat that have long been used as a fuel। यानी कि कुछ स्पीशीज, ओ माय गॉड मैं स्पीशीज को स्पाइसेस बोल रहा, सॉरी फॉर दैट इज स्पीशीज, जिसको क्या बोलते हैं स्पीशीज, जो स्पेग्नम की होती है वो क्या करती है, फ्यूल, एज अ फ्यूल के लिए भी वर्क करती है। एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट फॉर अ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो जो हमारा स्पेग्नम है, यानी कि जो मॉस का एक ग्रुप है, मैंने बोला था कि मॉस एंड लिवरवॉर्ट दोनों मिलके ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉस का जो एक मेंबर है जिसको हम स्पेग्नम बोलते हैं, वो क्या करता है, एज अ फ्यूल काम करता है। नॉट ओनली दैट, वो पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी बहुत ही यूजफुल होता है। पहले के ज़माने में ना स्फेग्नम बड़ा ही यूजफुल था। क्यों यूजफुल था? क्योंकि ना स्फेग्नम ना वाटर को होल्ड करके रखता है, जो अंदर सामान है उसको वेट नहीं होने देता है। दैट इज़ वाई कुछ शिप करना हो, कुछ किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना होता है, ऑफकोर्स हमें पता है कि वेदर कभी कभार ठीक नहीं होता है, बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं। तो उस हर्डल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्फेग्नम। अगर हमने उस स्फेग्नम की कवरिंग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दे दी तो, ठीक है। एंड सॉरी हाँ, मैंने इसको स्पाइसेस बोल दिया था, दैट इज स्पीशीज, लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने भी पढ़ लिया, दैट इज़ वाई मैं स्पीशीज को स्पाइसेस बोल रही हूँ। वाह,
Mosses, along with the lichens, are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. मैंने आपको ये लाइन अच्छे तरीके से अभी समझा दिया है प्लांट सक्सेशन के अंदर कि सबसे पहला मॉसेस ही होते हैं, जो मॉसेस होते हैं, लाइकन्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली एक रॉक को, एक डेड लैंड कोलोनाइज करते हैं और इसीलिए हमारे इकोलॉजिकल वे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. They decomposes rock making substratum suitable for the growth of higher plants. यानी कि अगर वो bare rock है उसके अंदर ये पर्टिकुलर मॉस एंड लाइकन्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. वो अपने अंदर से कुछ ऐसे एसिड रिलीज करेंगे, कुछ अपने अंदर से फर्टाइल केमिकल रिलीज करेंगे, जिससे क्या होगा, वो रॉक ब्रेक होना लग जाएगा और उसको उसके अंदर फर्टिलिटी को इनग्रेन कर देंगे. Since mosses from dense mat on soil, they reduces the impact of falling rains, prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. Very very important. यानी कि आपको पता है कि ना बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है. इसीलिए अगर ये रिवर बेड है तो इसके अंदर ना बहुत पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं, जस्ट लाइक ग्रास मैट. आपने ग्रास मैट, आर्टिफिशियल ग्रास मैट आता है ना, जैसे कि लेट मी शो यू द ग्रास मैट. ओके, ग्रास मैट, दिस इज देखो कुछ इसी तरीके से ना ये, कैन यू इमेजिन, कैन यू सी दिस. ओके, सो इसी तरीके से क्या होता है, वो पूरी तरीके से अपने आप को, क्योंकि बहुत छोटे मोटे होते हैं, सो दैट इज वाई अगर जो रिवर बेड है, मैंने बोला कि रिवर बेड की इधर पूरी तरीके से वो फैले हुए होते हैं, ठीक है. आई होप इतना क्लियर है. और हमने बोला था कि ये जो पर्टिकुलरली ये मैट है, इसकी वजह से क्या होता है कि फॉलिंग ऑफ रेन और सॉइल इरोजन, सॉइल का खराब होना भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अपने अंदर से फर्टिलिटी को इनग्रेन करते रहते हैं सॉइल के अंदर. और ये ब्रायोफाइट अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसको हमने फर्स्ट लाइन में डिस्कस कर दिया था. देख रहे हो एनसीईआरटी एक ही चीज को हर दूसरी लाइन में बोल के हमें कंफ्यूज कर रहा है, बस और कुछ नहीं, कि लिवरवॉट एंड मॉसेस में डिवाइडेड है. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिवरवॉट एंड देन मॉसेस. ऑफकोर्स उसका रीजन पता हो गया होगा आपको कि लिवरवॉट थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं एज कम्पेयर टू मॉसेस. मॉसेस थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है. इस पूरे चैप्टर में ना हम जो भी चीज़ पहले पढ़ेंगे वो प्रिमिटिव होगा और जो चीज़ उसके बाद पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा. यानी कि इवोल्यूशन का आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा. दैट्स इट. अब हम आते हैं लिवरवॉट्स के अंदर. सो जो लिवरवॉट्स है वो बेसिकली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ अ ट्री, डीप इन अ वुड्स, ये सब पर्टिकुलरली ये सब उसका डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं. इन शॉर्ट जहाँ पे भी ह्यूमिड और शेडी लोकेलिटी है वहाँ पे लिवरवॉट्स पाए जाएंगे. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉट इज थैलॉइड. अगेन थैलॉइड यानी कि सिंपल सेल्स के एग्रीगेट्स है, दैट्स इट. ना कुछ ऑर्गन है, ना कुछ ऑर्गन सिस्टम, कुछ नहीं है. यानी कि जस्ट एग्रीगेट ऑफ अ सेल इज नथिंग बट अ थैलॉइड. इस थैलॉइड का एक एग्जांपल दे दिया मार्केंशिया. द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू अ सबस्ट्रेटम. व्हाट इज डोर्सीवेंट्रल? लाइक दिस. यानी कि फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेटम है, ये ना ऐसे कुछ इस पर्टिकुलर वे में ऐसे ना सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सप्रेस्ड होता है. सो दैट इज नथिंग बट दिस इज द डोर्सीवेंट्रल, दिस इज द डोर्सीवेंट्रल पोजीशन. और ये पर्टिकुलरली कोई सबस्ट्रेटम है उससे सब पर्टिकुलरली अटैच्ड होता है, दैट इज नथिंग बट वो इस लाइन का मतलब है. The leafy members have a tiny leaf-like appendages in two row on a stream-like a structure. यानी कि जैसे देखो यहाँ पे हम लिवरवॉट्स को देखते हैं. अभी डायग्राम का कहाँ आएगा हमें, देखो सबसे पहले मार्केंशिया शो किया हुआ है, ठीक है. यानी कि सबसे पहले मार्केंशिया शो हुआ है, तो देख रहे हो, कैन यू सी. ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सबस्ट्रेटम. फॉर एग्जांपल ये ना कोई सबस्ट्रेटम है उससे क्लोजली अप्रेस्ड होगा, ठीक है. तो दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ ओके, हम ये अभी ये देख रहे हैं कि टू रोज इन अ स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर, इन अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे तो क्लियरली शो नहीं हुआ है, बट लेट मी सी अबाउट, लेट मी सर्च लिवरवॉट्स.
So this is the liverwort that you can see. Okay, I hope ये clear हो गया आपको liverworts. And now moving back to our chapter. अब क्या बोल रहा है देखो. Now अभी क्या बोल रहा है कि देखो asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation. जो जहाँ पे भी बायो में asexual reproduction basically तो fragmentation से ही होता है, और by the formation of specialized structure called as gamma, जिसको सिंगुलरली गैमास बोलते हैं. गैमे की वजह से क्या होता है, वो asexual reproduction का एक पार्ट है. व्हाट इज गैमा हम ऊपर देखेंगे, ऊपर स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे तरीके से शो किया हुआ है. अभी जो गैमा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि ये जो गैमा कप्स है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो गैमा कप ना ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं विच डेवलप इन ए स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड एज गैमा कप्स लोकेटेड ऑन अ थैलाई. यानी कि जो मेन बॉडी है ना उसके ऊपर ही वो क्या होता है, गैमा कप्स बनते हैं, उसके अंदर बहुत सारे गैमास प्रोड्यूस होते हैं. The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individual. यानी कि जो भी इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं एंड देन न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, गैमा कप्स को देखते हैं कि एक्चुअली में गैमा कप जिनके बारे में इतने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, उनके बारे में क्या हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देखते हैं क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं. So can you see this gamma cups? Okay, let me erase जो unwanted diagrams है यहाँ पे. So हम देख रहे हो ना दोनों पे gamma cups दिख रहे हैं. So ये gamma cups के अंदर ना gametes प्रोड्यूस होते हैं जो asexual birds होते हैं. So can you see this gamma cups जो थैलाई के ऊपर लोकेटेड है, जो asexual reproduction के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So can you see this? This is the gamma cups. Okay. तो इसके बारे में क्या याद रखना है, देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट उसके डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बहुत ही यूनिक है डिस्क्रिप्शन. जैसे कि वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड होता है. ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका डिस्क्रिप्शन है गैमा कप्स के अंदर, और आई एम श्योर कि इस पे क्वेश्चंस आता ही आता है अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल हो तो. ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि सबसे पहले हमने एसेक्सुअल देखा, देन एसेक्सुअल बर्ड्स के बारे में देखा, देन वेजिटेटिव देखा, हमने सभी कुछ देख लिया. अभी जब उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि जो मेल हो गया एंड फीमेल हो गया, उनकी गैमेट्स फ्यूज होते हैं, देन एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ईदर ऑन अ सेम और अ डिफरेंट थैलाई. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा, कैप्सूल. आफ्टर मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स. इंपॉर्टेंट क्या है कि मोसिस में ऐसा भी हो सकता है ये मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम एक ही पर्टिकुलर प्लांट के स्ट्रक्चर में हो, या दूसरे अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं. यानी कि एक में एंथ्रीडियम हो गया, एक में आर्किगोनियम होगा, यानी कि मेल फीमेल दूसरी बॉडीज पे भी हो सकते हैं या सेम बॉडी पे भी हो सकते हैं. सो मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में बताया था कि ये एन गैमेट आया, ये एन गैमेट आया, ये दोनों ने फ्यूज किया तो 2n बना, देन मियोसिस होगा, देन n बनेगा, देन मेन बॉडी का फॉर्मेशन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट ऐसा ही होता है. और ये 2n ना इमीडिएटली मियोसिस में नहीं होता है, यानी कि 2n जो उस पर्टिकुलर फेज में है ना वो कुछ देर तक नेचर में प्रेजेंट होता है. तो उस फेज का हमने नाम क्या दे दिया, स्पोरोफाइट्स. अभी इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो स्पोरोफाइट्स है ना वो कुछ दिन के लिए रहता है ना, तो वो कुछ डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हो जाता है. यानी कि सिर्फ वो गैमेट के फॉर्म में या जाइगोट के फॉर्म में नहीं रहता है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, फूट, सीता एंड कैप्सूल में. यानी कि जो 2n की जो बॉडी है ये 3 डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है. देन इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होता है एंड देन मेन बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, अब ये हमारे माइंड में क्वेश्चन है कि कैसे दिखता है हमारा स्पोरोफाइट. चलिए हम देखते हैं डायग्राम्स के ऊपर. सो इस तरीके से हम डायग्राम्स को भी समझेंगे. ओके, आपको दिख रहा है दिस इज द आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर. पहले में क्या है, दोनों अलग अलग बॉडी पे है, मेल अलग पे है, फीमेल अलग पे है. ठीक है, अब हम चलते कि मैंने बोला कि स्पोरोफाइट्स देखने को मिलता है. तो कैन यू सी, तो देखिए स्पोरोफाइट्स के अंदर आपको दिख रहा है ये जो 2n वाली बॉडी थी, ऑफ कोर्स ये गैमेटोफाइट जो n वाली बॉडी है, 2n वाली बॉडी देख रहे हो कैसे डिफरेंशिएटेड हो गया, कैप्सूल, सीता, ठीक है, फूट, ये जो इधर वाला पार्ट है दैट इज नथिंग बट अ फुट.
सो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो पर्टिकुलरली एन स्पोर जिनके अंदर मियोसिस होता है. ये मियोसिस जर्मिनेट करके अगेन इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं. वेरी इजी, बहुत ही लॉजिकल है. अगर आप समझेंगे खुद से पढ़ के तो एवरीथिंग इज इजी. सो आई होप आपको हर एक लाइन समझ में आ गया हो. ठीक है, यहाँ पे हमारा लिवरवर्ट कंप्लीट होता है. एंड देन कमिंग बैक टू मॉसिस, जो इसका एडवांस्ड फॉर्म है इन ब्रायोफाइट्स. इसका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज गैमेटोफाइट, यानी कि अगेन इसकी बॉडी भी क्या है, एन है. ठीक है, मेन बॉडी भी एन है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा stage which develop directly from spores. It is a creeping green branched and frequently filamentous stage. Very very important. कि मॉसिस का भी ना जो मेन फेज है, जो मेन बॉडी है, वो हैप्लॉइड इन नेचर है. लेकिन ये हैप्लॉइड के अंदर भी ना 2 डिफरेंट फेजेस है. फेज नंबर 1 को बोलते हैं प्रोटोनीमा फेज, जो उनका मेन फॉर्म होता है. प्रोटोनीमा क्या होता है, जो ऑफकोर्स जो गैमीट है उससे डायरेक्टली डेवलप्ड है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है. ये जो मेन बॉडी है वो 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा जो डायरेक्टली स्पोर से बन के निकला हुआ है. प्रोटोनीमा दिखता कैसे है, वो क्रीपिंग है, मतलब वो क्या होता है, लेटा हुआ होता है, ग्रीन इन कलर होता है, बहुत ही ब्रांच होता है और फिलामेंटस स्टेज में होता है. जो इसका अगेन ये 2 स्टेज में कन्वर्ट हो गया. फर्स्ट स्टेज में क्या था, प्रोटोनीमा स्टेज. सेकेंड फेज को हम बोलते हैं लीफी स्टेज, जो डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर. यानी कि जो फर्स्ट फेज था उसको थोड़ा सा एडवांसमेंट और हुआ तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना एंड देन सेकेंड फेज में एंटर कर दिया, विच इज नथिंग बट अ लीफी फेज. एज अ लेटरल बर्ड, they consist of upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to a soil through multicellular branched rhizoids. These stage bears a sex organ. यानी कि देखो, ये पूरे पैराग्राफ का एक ही समरी, छोटा सा ध्यान से सुनना. हमें पता है कि जो हमारी बॉडी का जो मेन फेज है, मेन डोमिनेंट स्टेज है, दैट इज 2n. बट ये ब्रायोफाइट थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है विच इज एन इन नेचर, यानी कि हैप्लॉइड होता है. लिवरवर्ट में एक ही फेज होता है, यानी कि गेमेटोफाइट पूरे ऑल ओवर उनके एंटायर लाइफ में चलता है. लेकिन मॉसिस के अंदर ना वैसा नहीं है. मॉसिस के अंदर 2 डिफरेंट फेजेस है. फेज नंबर यानी कि जो मेन गेमेटोफाइट है ना, उसके अंदर भी 2 फेज है. जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर एक एडल्ट फेज होता है, एक टीनेज फेज होता है. हमारे अंदर तो कितने सारे फेज होते हैं. देन एक ओल्ड एज फेज होता है. यानी कि हमारी बॉडी मेन डोमिनेंट तो 2n है, बट उसके अंदर फेजेस डिफरेंट है. सिमिलरली मॉसिस के अंदर भी वो होता तो गेमेटोफाइट ही है पूरे अपने लाइफ के दौरान, उनका जो मेन बॉडी होता है. लेकिन उसके अंदर भी फेजेस है. जैसे कि हमारा फेज नंबर 1 क्या था, टीनेज, एंड देन एडल्टहुड, देन ओल्ड एज. ये सारी चीज़ें डिफरेंट फेजेस है. तो इसमें लेकिन हमारे प्यारे से मॉसिस में सिर्फ 2 ही है. नंबर 1 प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी एक फर्स्ट स्टेज हो गया. सिमिलरली प्रोटोनीमा स्टेज जो डायरेक्टली क्या होता है, स्पोर से बन के निकला होता है. प्रोटोनीमा स्टेज का कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि वो क्रीपिंग होता है, लीफ ग्रीन नेचर होता है, ये सारे क्या है, ब्रांच होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. नेक्स्ट स्टेज होता है उनका क्या, नेक्स्ट स्टेज होता है उनका लीफी स्टेज. लीफी स्टेज का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे कि वो मल्टी सेलुलर होता है, उसके पास राइजोइड्स प्रेजेंट होता है. अगेन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है राइजोइड्स एंड नॉट रूट्स, यानी कि अगेन ये थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप है. और ये जो सेकेंड स्टेज है, इनके पास सेक्स ऑर्गन भी होता है. फर्स्ट स्टेज में सेक्स ऑर्गन नहीं होता, याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा मेच्योरिटी के बाद ही सेक्स ऑर्गन आएगा, राइट. सो दैट मेच्योरिटी कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज है. इसमें आपको कंफ्यूजन किस में होगा कि वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्यों बोल रहे हैं. तो प्राइमरी प्रोटोनीमा और थोड़ा सा मेच्योर होगा तो उसका एक नाम दे दिया सेकेंडरी प्रोटोनीमा. लेकिन जब वो नेक्स्ट फेज में एंटर होगा लीफी स्टेज में, तो हम उसको ऐसे ही बोलेंगे कि वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होकर आया है. यहाँ पे एक वर्ड है कि दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बेयरिंग अ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. यानी कि आपको पता है, आपने मनी प्लांट देखा कैसे वो अपने आप को स्पाइरली अरेंज करता है जहाँ पे भी उसको ग्रो करना हो. तो इनके कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही दिखते हैं. तो लेट अस सी द डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम अभी डायग्राम को देखेंगे, उसके मॉस के डायग्राम को. सो लेट मी, देख रहे हो कैसे क्रीपिंग नेचर है. कैन यू सी दिस कि कैसे स्पाइरली अरेंज्ड है. ये ब्रांच है, आर्किगोनियल ब्रांच है. कैन यू सी दिस.
ये देख रहे हो राइजोइड्स, इनका मेन एक्सिस, दिस इज नथिंग बट अ स्पाइरली अरेंज्ड, देख रहे हो। अब ये फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बहुत, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हिली एरियाज में हमने देखा भी नहीं है। सो देखो हार्ड नहीं है, बस आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आएंगे कि इस पर्टिकुलर फेस का डिस्क्रिप्शन बताइए, इस पर्टिकुलर फेस का डिस्क्रिप्शन आप बताइए। याद रखना है आपको हर चीज़, कि वो मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस नेचर का होता है, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। अब क्या बोल रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कैसे अपने आबादी को मेंटेन रखता है, दैट इज ऑल अबाउट। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद बडिंग में भी प्रेजेंट होता है, बडिंग भी होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन तो होते नहीं है, लेकिन कभी कभार बडिंग भी देखने को मिल जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्स ऑर्गन लीफी स्टेज में पाया जाता था, वो सेक्स ऑर्गन कौन से अगेन इसमें भी एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। After fertilization, the zygote develop into sporophyte consisting of a food सीधा कैप्सूल। इसके अंदर भी 2n ना इमीडिएटली मियोसिस नहीं करता है, वो कुछ स्टेज तक रहता है। इस स्टेज को स्पोरोफाइट स्टेज बोलते हैं। ये फर्दर जब तक वो रहता है, वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर लेता है अपने आप को, किसमें फूड, सीता एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेटिव देन इन द लिवरवॉर्ट। ऑफ कोर्स इसका थोड़ा सा एडवांस्ड होगा, इलैबोरेटिव यानी कि इसका जो 2n वाला फेस है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। इनका जो फूड सीता कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल क्या करता है, स्पोर्स को मेंटेन करता है, उसके अंदर वो फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, स्पोर्स को। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। ऑफ कोर्स ना, कि हमारी मेन बॉडी n है, लेकिन हमारा जो कैप्सूल है वो 2n है, उसको मियोसिस ही करना पड़ेगा ना n तक पहुंचने के लिए। The meiosis have a elaborative mechanism of spores dispersal. Very very important, ये आपको पक्का ही क्वेश्चन आएगा कि मॉसिस के अंदर एक इलेबोरेटिव मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है स्पोर्स डिस्पोजल के लिए, यानी कि उसका मेन एजेंडा कि मेरा स्पोर्स सही जगह पे जाना चाहिए, उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉलो करता है हमारा प्रिय मॉस। कुछ एग्जाम्पल्स आना स्टार्ट हो गए हमारे पास, फ्यूनेरिया, पॉलीकोट्राइकम एंड स्फेग्नम। 3 याद रखना, मैंने कैसे याद रखना था, SPF, कौन सा स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, फूड सीटा कैप्सूल कैसे होता है, ठीक है। फूड सीटा कैप्सूल कैसे होता है, सो देखिए फूड सीटा कैप्सूल कैसे होता है कि इसने यहाँ पे स्पोरोफाइट बताया हुआ है। स्पोरोफाइट का ना, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जहाँ पे फूड सीटा कैप्सूल एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते। दिस इज द कैप्सूल जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दिस इज सीटा एंड दिस इज द फूड, जो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट ये फ्लावर के अंदर, ये गैमेटोफाइट के अंदर ऐसा अटैच होता है, दैट इज नथिंग बट योर फूड, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फूड, ओके। और ये हमारे पास एंथ्रीडियल ब्रांचेस है। सम ऑफ द ब्रांचेस ये किसके बारे में दी हुई है, फर्स्ट वन इज फ्यूनेरिया एंड द सेकेंड वन इज स्फेग्नम। याद रखना किसके स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट वन किसका है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट अ फ्यूनेरिया। मैंने कैसे याद किया था फ्यूनेरिया को, देखो फन लाइक स्ट्रक्चर, फन जैसे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर दिख रहा है, फन, ठीक है, F टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ फ्यूनेरिया एंड दिस इज नथिंग बट द स्फेग्नम। तो एक आपको फ्यूनेरिया याद रहा तो स्फेग्नम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे विच इज टेडिरोफाइट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रीवियस वाला पार्ट मॉसिस कंप्लीट होता है। नाउ इज द टाइम हम ये टेडिरोफाइट को हम स्टडी करेंगे, हाउ टू स्टडी टेडिरोफाइट। ये देखा जाए ना, ये बड़ा ही, इसके प्लांट्स आपने देखे होंगे भी या नहीं भी, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। बहुत सारे सोचते हैं कि जो टेरिडोफाइट के जो मेंबर्स है दे आर नॉर्मल एंजियोस्पर्म्स। चलिए देखते टेरिडोफाइट बोलता क्या है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स्टेल्स एंड फॉर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेरिडोफाइट है उनको हॉर्स्टेल एंड फॉर्न्स मिलकर टेरिडोफाइट का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला फर्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉर्स्टेल एंड फॉर्न्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टेरिडोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज अ सॉइल बाइंडर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने रामायण या महाभारत देखा तो उसमें जो जड़ी बूटी लाते हैं दैट इज नथिंग बट अ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंट इंडिया से वो लुप्त होते जा रहे हैं, ये ना गायब होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट।
लेकिन जो मेंबर है टेडिरोफाइट के वो बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए बड़े यूज होते हैं. नॉट ओनली दैट, वो एक बेस्ट सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज करते हैं. आपको पता है कोई कोई जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट के अंदर सॉइल को बाइंड करके रखते हैं फॉर अ बेटर न्यूट्रिएंट. तो ये सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज किया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि कौन सी दो मेन चीजें होती है. सबसे पहला मेडिसिनल पर्पस एंड सेकंड वन इज द सॉइल बाइंडर. ठीक है. दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल, कि बहुत सारे सजाने के लिए फूल्स आपने देखे ना बालकनीज में होते हैं जो वाटरेबल प्लांट्स होते हैं, बट दे लुक लाइक और दे आर मेड टू एनहांस द फीचर्स. मतलब उनका कोई फ्लावर्स नहीं होते, उनकी कोई सब बेनिफिट नहीं होती है, बट फॉर द डेकोरेशन पर्पज. Evolutionary, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue. देखो भाई, ऊपर से क्वेश्चन आए ना आए, इससे तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा कि सबसे पहला टेरिस्ट्रियल प्लांट जिसके पास वेस्क्यूलर टिश्यू. व्हाट इज वेस्क्यूलर टिश्यू? आपको पता है हमारे अंदर भी ना सिस्टम चलते हैं कि सबसे पहले टिश्यू आया, सेल आया, टिश्यू आया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया. तो जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको ना याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम सेल्स की ग्रुप कहाँ पे देखने को मिली, फर्स्ट टाइम ऑर्गन्स की ग्रुप कहाँ देखने को मिली, फर्स्ट टाइम टिश्यूज की ग्रुप कहाँ देखने को मिला, किस ऑर्गन से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम किस ग्रुप में देखने को मिला, वो हमें याद रखना है कि दैट इज नथिंग बट अ स्टार्टिंग पीरियड. सिमिलरली टेडिरोफाइट इन प्लांट ग्रुप का ऐसा पहला मेंबर है जिनके पास फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम जैसे वेस्क्यूलर टिश्यूज आए थे. वेस्क्यूलर टिश्यूज यानी कि मैं बोल सकती याद है जिसको खाना पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेसल्स के अंदर टिश्यूज होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, जिसको हम वेस्क्यूलर टिश्यूज भी बोलते हैं. ठीक है. यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6. आप फॉर द चैप्टर में जाइलम एंड फाइलम के बारे में सभी चीज़ हम डिटेल में पढ़ोगे कि उस किस सेल से बना हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस वे से फंक्शन करता है, उसका मोटो क्या है. तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रख लो कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, एक वेस्क्यूलर टिश्यू है. व्हाट इज वेस्क्यूलर टिश्यू? जो खाना और पानी डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है. क्यों? बिकॉज आपको पता है कि खाना सिर्फ कौन बना सकता है, हमारे लीव्स बना सकते हैं जो एक्सपोज सनलाइट है, और पानी कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, हमारे रूट्स. लेकिन हमारे जो प्लांट के हर बॉडी पार्ट को खाना और पानी दोनों चाहिए फॉर द सर्वाइवल. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? हमारे जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज करते हैं, जिसे हम वेस्क्यूलर टिश्यू का नाम देते हैं. ठीक है. द टेडिरोफाइट्स आर फाउंड इन, अभी उनकी कंडीशन बताई गई कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है. कूल, डैम्प, शेडी प्लेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन एज वेल. असर्शनल रीजनिंग, ये सैंडी सॉइल को याद नहीं रखता है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको इस पर फोकस करना है कि सैंडी सॉइल यानी कि जहाँ पे बहुत रेत बोलते हैं ना, रेत वाला टाइप के सॉइल्स होते हैं, बहुत ही ग्रिटी सॉइल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं अपने आप को फर्टाइल नहीं बना पाते. बट टेडिरोफाइट वो क्या करते हैं, सैंडी सॉइल्स में भी ग्रो कर लेते हैं. ये भी थोड़े से कूल, थोड़े से डैम्प, थोड़े से शेडी प्लेसेस में ग्रो करना प्रेफर करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये मॉसेज एंड लीवर थोड़ा सा एडवांस्ड है, दैट इज वन. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट, जैसे कि अब जो प्रीवियस हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट जिसमें लीवर वॉट एंड मॉसेज आया था, यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइटिक बॉडी. मैंने बताया था उनकी मेन प्लांट बॉडी 2n होती है, राइट, जिसको ही हम गैमेटोफाइट ऐसे नाम देते हैं क्योंकि बायो में सभी को नाम देना बड़ा ही पसंद है. तो n कंडीशन को हमने गैमेटोफाइट नाम दे दिया. अगर वो n कंडीशन हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा देर तक शो करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मेन और डोमिनेंट फेज बोलते हैं. However, in Pteridophyte, the main dominant plant body is a sporophyte. जैसे हमारी भी जो मेन प्लांट बॉडी वो जो हमारी भी जो मेन बॉडी है वो क्या है, 2n है, तो हम भी क्या वो स्पोरोफिटिक इन नेचर हुए. सिमिलरली ये जो प्लांट्स है जो आप टेरिडोफाइट की देखिए उनका मेन प्लांट बॉडी तो 2n है, इसका मतलब उनका जर्म सेल क्या होगा, n होगा. Which is differentiated into true roots, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि उनके पास सच्ची वाला रूट्स होता है, सच्ची वाला स्टेम्स होता है एंड सच वाला लीव्स होता है. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, उनके पास सच्ची वाला रूट, स्टेम्स एंड लीव्स सभी कुछ ट्रू होता है जो आप अभी के टाइम के प्लांट्स के अंदर देखते हो. प्रीवियस तक क्या था, प्रीवियस वाले तक था लीफ लाइक, रूट लाइक. ठीक है. These organ possess well differentiated vascular tissues. जैसे कि हमने बताया कि दिस इज द फर्स्ट प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू आया विच इज जाइलम एंड फ्लोएम. द लीव्स इन टेडिरोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिलिस एज इन सेलेजिनेना. इंपॉर्टेंट है कि टेडिरोफाइट के जो लीव्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स हो गया
और उनके लीव्स ना बहुत ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इन छोटे छोटे लीव्स को एक नाम दे दिया है, माइक्रो मीन छोटा, एंड फाइल्स विथ लीव्स यानी कि स्मॉल लीव्स हो गया। तो स्मॉल लीव्स को एक साइंटिफिक टर्म में, एक बायोलॉजिकल टर्म में जैसे एक नाम दे दिया है माइक्रोफिल्स। इसका एग्जाम्पल भी दिया सेलिजिलेना, और उसका कुछ ना कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके ना लीव्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइल्स, जिसका नाम फर्न्स है। तो आपको देख रहे हैं इस पर्टिकुलर टेरिडोफाइट के अंदर ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास बहुत छोटी लीव्स हैं, ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास बहुत बड़े लीव्स हैं। तो जिनके पास छोटे लीव्स है उसको हमने क्या बोला, माइक्रोफाइल्स, और जिनके पास बड़े लीव्स है उनको हमने क्या बोला, मैक्रोफाइल्स। ठीक है। The sporophyte bears sporangia that are surrounded by that are subtended by a leaf-like appendages called as sporophytes। यानी कि जब ये 2N प्लांट बॉडी है वो क्या करती है, स्पोर्स बनाती है अपने, ताकि वो वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। तो ये स्पोर्स ना जिस पर्टिकुलर पार्ट पे बनाती है उसको ना, वो स्पोर्स को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग मिलती है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल्स। अगेन फाइल्स नाम आ गया, यानी कि लीव से रिलेटेड होगा कुछ। सो दिस स्पोरेंजिया जो लीव से सस्पेंडेड होते हैं, जो क्या होते हैं, लीव से सस्पेंडेड होते हैं, दैट इज नथिंग बट अ स्पोरोफिल। In some cases, sporophyll may form distinct component structure called as strobili or cones। यानी कि कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये स्पोरोफिल हो गया जिसके पास लीफ कवर है, और ये स्पोरोफिल के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। ये फिल जो स्पोरोफिल्स आपको देख रहे हैं क्यों प्रेजेंट है, जो लीफ लाइक दिखते हैं और सराउंडिंग करते हैं हमारे स्पोरोफिल्स को फॉर द प्रोटेक्शन की, जो अंदर जो हमारा स्पोरेंजिया बन रहा है वो सुरक्षित रहे, वेल डेवलप्ड रहे, नरिश रहे, कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना आए, इसकी वजह से। हमने ये भी देखा कि कुछ प्लांट्स के अंदर ना ये स्पोरोफिल सिर्फ एक नहीं होते हैं, बहुत सारे स्पोरोफिल्स एक जगह पे अरेंज होते हैं। तो बहुत सारे जो स्पोरोफिल्स है, बहुत सारे स्पोरोफिल जब एक जगह पे अरेंज होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबेलाई या तो कोन्स। इसका एग्जाम्पल सिलेजिलेना एंड इक्विसेटम। तो देख रहे हो जो एग्जाम्पल है वो याद करते हुए जाइए। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था, माइक्रोफाइल, जिनके पास छोटी छोटी पत्तियां होती है, दैट इज नथिंग बट सेलिजिलेना। जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइल्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्न है। दूसरी बात हमने क्या किया, स्ट्रोबिलाई के बारे में, कि ऑफकोर्स हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऐसा ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन कर रहा है उसकी हम बात ही ना करें, उसकी बात करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी ना स्पोर्स के अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। वो ऐसे स्पोर्स होते हैं जो टेरिडोफाइट को फर्दर जनरेशन तक कंटिन्यू करवाते हैं। अब स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देने के लिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइल्स बोलते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि कुछ टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स है ना उनके अंदर ये जो स्पोरेंजिया है, बहुत सारे स्पोरेंजिया एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट है स्पोरोफिल्स नेचर में, स्पोरोफिल्स के साथ। तो उस कॉम्पैक्ट स्पोरेंजिया को विद स्पोरोफिल इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, कॉर्न भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इस किस्म देखने को मिला, सेलिजिलेना एंड इक्विसेटम। याद रखना एग्जाम्पल्स है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हो। The sporangia produced by spores by meiosis in spore mother cells। इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि हमारी मेन बॉडी क्या है, 2N है, लेकिन हमें गैमीट चाहिए, स्पोर्स चाहिए, तो ऑफकोर्स वो N होगा ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस से हुआ होगा। ऑफकोर्स हाफ हो रहा है तो मियोसिस होगा, क्योंकि मेन बॉडी 2N है और हमें जर्म सेल्स क्या चाहिए, N चाहिए, राइट। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस। देखो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रही है, और ऑफ कोर्स अगर एनसीईआरटी में कैरेक्टर्स आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए, उस पर क्वेश्चन बनना तो इम्पॉर्टेंट ही है। अभी स्पोर बन के आते हैं उनके कुछ नेचर को डिफाइन किया गया। नेचर नंबर 1, वो बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि बहुत छोटे मोटे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। सबसे पहली बात, छोटे होते हैं, बट मल्टी सेल्यूलर, यानी कि छोटे भले ही होते हैं, दिखते भले ही बहुत छोटे मोटे, लेकिन मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। ये किसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, स्पोर्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जो स्पोरोफिल्स के अंदर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब ये डायग्राम हम ये थ्योरी करने के बाद ये डायग्राम्स को भी हम समझेंगे, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं। फ्री लिविंग होता है, वो जो स्पोर है ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, फ्री लिविंग होता है। फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, यानी खुद का खाना वो स्पोर्स खुद ही बना लेता है। थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस।
अभी ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को देखा. अब फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी होता है तो ऑफ कोर्स नॉट एवरी न्यू बॉर्न बेबी लुक अलाइक. सभी एक जैसे तो दिखते नहीं है, सभी के अंदर कुछ डिफरेंसेस होता है. सिमिलरली जब इसमें भी एक स्पोर्स जर्मिनेट होता है एक प्लांट बॉडी बनाने के लिए, उस प्लांट बॉडी के अंदर उस प्लांट बॉडी की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी नेक्स्ट लाइन में डिस्कस की हुई है कि अगर थैलॉइड गैमेटोफाइट हुआ तो उसको हम प्रोथैलस बोलते हैं. यानी कि जब स्पोर्स एक प्लांट के अंदर जर्मिनेट होने के लिए प्रोसेस करता है तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट अ प्रोथैलस. These gametophyte require cool, damp, shady place to grow. जैसे कि इसका मेन हैबिटेट ही है ये कूल डैम शेडी प्लेसेस. तो ऑफकोर्स उनके जो बच्चे होंगे जो उन प्रोथैलस होगा उसको भी कैसी कैसी कंडीशन चाहिए, कूल डैम शेडी प्लेसेस. Because of these specific restricted requirement and the need for the water for fertilization, very very important. दो वेरी बातें कि ऑफ कोर्स इसका ना बहुत स्पेसिफिक है कि उसको कूल प्लेस चाहिए, डैम प्लेस चाहिए, शेडी प्लेस चाहिए. वो वर्सिटाइल नहीं है, उसके पास रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है. नॉट ओनली दैट, उसको पानी चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन. जैसे हमने ब्रायो में भी पढ़ा था कि उसे भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए और इसे भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन की. इसी की वजह से द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेडिरोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन. और इसी कारण की वजह से वो सिर्फ कहाँ पे रिवर बैंक्स की तरफ पाया जा सकता है, यानी कि उसका जो ग्रोथ है बहुत ही जोग्राफिकल रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है. अब देखो यहाँ पे ना एक असर्शन रीजन बनने की पूरी संभावना है. जैसे कि देखो अगर मैं आपको फोकस थोड़ा यहाँ पे करूँ आपका फोकस, तो देखो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन, यानी कि नंबर 1 सेंटेंस दे देगा, नंबर 2 सेंटेंस दे देगा, इसके बीच में बिकॉज आया, यानी कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस इस पर्टिकुलर सेंटेंस को स्पेसिफाई कर रहा है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. तो ये असर्शन रीजन में आया. तो ऑफ कोर्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऐसा वाला आपको ऑप्शन टिक मार्क करना पड़ेगा. द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेडिरोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन. The gametophyte bear male and female sex organ called as antheridia and archegonium. यानी कि आपको जो 2n प्लांट बॉडी है उसके पास भी मैं बोली कि एक में मेल बनेगा एक में फीमेल बनेगा, स्पोरोफिल. तो जो मेल स्पोरोफिल होता है यानी जो फीमेल स्पोरोफिल होता है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंथरीडिया एंड आर्किगोनियम. एंथरीडिया फॉर द मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनिया फॉर द फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. वाटर इज रिक्वायर्ड. देख रहे हो यहाँ पे वाटर की कितना स्पेसिफिकेशन किया, और यही वाटर कारण है फॉर द टेडिरोफाइट टू बी गेट रेस्ट्रिक्टेड नियर द रिवर बैंक. और इसी की वजह से हमें क्या होता है, रेगुलरली टेडिरोफाइट्स देखने को नहीं मिलता बिकॉज यू डोंट लिव नियर अ रिवर बैंक ऑफ कोर्स ना. इसी की वजह से टेडिरोफाइट्स की बहुत सारी वेरिएशंस अपने इंडिया में पाए जाते हैं, अपने वर्ल्ड में पाए जाती है, बट स्टिल वी कुड नॉट सी इट क्योंकि हम वहाँ पे रहते नहीं हैं. उसका जो जोग्राफिकल रीजन है बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है. एंथ्रीजॉइड्स, अभी जो मेल के अंदर बनता है स्पोर्स जो रेडी है फॉर द फर्टिलाइजेशन, हम उसको एंथ्रीजॉइड्स बोलते हैं. एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनता है, एंथ्रीजॉइड्स बनता है. याद रखना, एंथ्रीडिया इज अ सेक्स ऑर्गन एंड एंथ्रीजॉइड ये क्या है, मेल गैमीट है जो रेडी है फॉर द फर्टिलाइजेशन. रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम. आर्किगोनियम क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके माउथ पे जाके क्या होता है, बैठ जाता है, अटैच हो जाता है. फ्यूजन ऑफ मेल विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ऑफ कोर्स अगर मेल एंड फीमेल दोनों भी फ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophytes which is the dominant phase of the pteridophyte. अब ये जाइगोट बना, जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद क्या बनाएगा, मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी ऑफ टेडिरोफाइट. अगेन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल साइकिल कि ऑफ कोर्स गैमीट बनता है मियोसिस से, गैमीट फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, 2n होता है, उसकी जो जाइगोसिटी है वो कंप्लीट हो जाती है एंड देन दे कन्वर्ट बैक इनटू द मेन प्लांट बॉडी. तो उनका झंडा होता है. इन मेजॉरिटी ऑफ टेडिरोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, यानी कि जो एंथ्रीडियम होता है, आर्किगोनियम होता है, वो दिखने में ना बहुत सिमिलर होते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम होमोस्पोरस प्लांट बोलते हैं, यानी कि भले ही मेल और फीमेल अलग हो, मेल प्लांट बॉडी अलग हो, फीमेल प्लांट बॉडी अलग हो, उनके अंदर स्पोर्स बहुत ही डिफरेंटली प्रोड्यूस हो रहे हो, लेकिन वो दिखने में ना बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं.
और ऐसे टेडिरोफाइट प्लांट्स जिनके अंदर मेल एंड फीमेल स्पोर्स सेम है, हम उसको होमोस्पोरस प्लांट बोलते हैं। होमो मीन्स सेम और स्पोरस यानी कि सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स। ये किस में देखने को मिलता है? जेनेरा लाइक सेलिजिलेना एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। अब देखो ये जो दो प्लांट्स है ना, इनके अंदर ना दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर क्या होता है, दोनों भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? देखो, एक बहुत ही बड़ा होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो, और एक छोटा स्पोर होता है माइक्रो। जिससे ऐसे प्लांट्स को जैसे होगा सेलिजिलेना एंड साल्विनिया, ऐसे प्लांट्स के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। यानी कि हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल क्या हो गया? सेलिजिलेना एंड साल्विनिया। द मेगास्पोर्स, मेगास्पोर हम किसको बोलते हैं आपको पता है ना? फीमेल गैमेट को, फीमेल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर्स। एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। अभी जो स्पोर्स हमें फीमेल से देखने को मिल रहा है विच इज द मेगास्पोर्स, और जो मेल से बन रहा है दैट इज द माइक्रोस्कोप। ये क्या था? माइक्रोस्पोर्स। ये दोनों फ्यूज करते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। The female gametophyte in this plant body are retained on the parent sporophyte for a variable period। कि फ्यूजन होने के बाद भी ना ये जो फीमेल है वो अपने प्लांट बॉडी के ऊपर अटैच्ड होती है। अब आप पूछोगे तो ऑफकोर्स अटैच होती है, उसमें यूनिक बात क्या होती है? क्योंकि हमने ऊपर जस्ट पढ़ा कि जो उनको स्पोर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी नरिशमेंट खुद ड्रॉ करते हैं। लेकिन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इवन आफ्टर द फ्यूजन वो क्या होती है? अपने मेन प्लांट बॉडी से थोड़े देर तक वेरिएबल पीरियड तक अटैच्ड होकर रहती है। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू अ यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि एम्ब्रियो, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, इवन द फुल जो बेबीज होता है वो पूरा क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में ही डेवलप होता है। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू अ सीड हैबिटेट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। अगर मैं पूछूं ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं लगता? ऑफ कोर्स मोर देन 90% ऑफ द पीपल से क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक देखते हुए आए हैं कि पहले जो एल्गा था वो बहुत ही अंडर डेवलप था, फिर हमारे पास ब्रायो आया जो थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ, देन टेडिरो आया जो बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हुआ क्योंकि इसके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स, ये सारी चीज़ हमें विजिबल होने लगी। नॉट ओनली दैट, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n है, इनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल गैमेट ही होता है, जो कुछ लक्षण किसकी तरफ जा रहे हैं? एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बट यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस और इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 2000% है कि ये जो इवेंट है, ये जो फर्स्ट इवेंट हमें देखने को मिला, कौन सा इवेंट? कि जो एम्ब्रियो है वो फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो यानी कि सीड, ऑफ कोर्स एम्ब्रियो यानी कि सीड जो फर्दर जाके जर्मिनेट करके वो प्लांट बनाएगा, वो फर्स्ट टाइम जो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप आपको दिख रहा है। वो किस में देखने को मिला? सबसे पहले टेडिरोफाइट के अंदर। और ये एक प्रिकर्सर है, मतलब ये बोलते हैं ना एक एडवांसमेंट की तरफ एक फर्स्ट स्टेप है टू द सीड हैबिटेट, क्योंकि हमें पता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, तो ये दिस इज द प्रीकर्सर, यानी कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द एडवांसमेंट, जहाँ पे सीड प्रोडक्शन, सीड जर्मिनेशन, सीड्स की बात की जाएगी, क्योंकि एम्ब्रियो फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर वो खुद ही डेवलप हो रहा है। ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल्स, द टेडिरोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। देखो याद रखना, ये क्लासेस कैटेगरीज दे देगा, सब ग्रुप दे देगा, आपको असर्शन रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना कि 4 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। सबसे सिलोप्सिडा, जिसमें सिलोप्टम आता है। ठीक है, याद रखना किसके कौन सा क्लास कौन सा है? सिलोप्सिडा। उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या? सिलोटम। लाइकोप्सिडा जो क्लास है उसके अंदर कौन सी 2 पार्ट्स है? सेलिजिलेना एंड लाइकोपोडियम। फिर क्या है? सिनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम। एंटेरोप्सिडा जिसका नाम है ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडेंटम। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी क्या है, चलिए वापस हम एक बार उससे क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को याद करते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर टू मोर इम्पॉर्टेंट। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का एग्जाम्पल है, तो हम टेडिरोफाइट की एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर ना क्लासेस का भी नाम स्पेसिफाई कर दिया है। सिलोप्सिडा, सिलोप्टम ऑफ कोर्स सबको याद रह जाएगा। अगर क्लासेस भी पूछा ना कि सिलोप्टम किस क्लास से बिलोंग करता है, तो देख रहे हो ना नाम तो बहुत ही सिमिलर है।
सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोपोडियम को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा लाइकोपोडियम, और एक सेलिजिलेना, ठीक है। सिनोप्सिडा क्या होगा, सिनोप्सिडा इज नथिंग बट अ इक्विसेटम। मैंने कैसे याद किया पता, सिनोप्सिडा समथिंग रिलेटेड टू योर सीना, like सीना, to sew something, right? That is nothing but a equisetum. Then Pteropsida जिसका नाम है Dryopteris, Pteris adentum, ये तीनों तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कैसे याद रखा था, डैप से याद रखा था, डैप, Dryopteris, adentum and Pteris, ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा, 2-3 बार आप ट्राई करिए एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन योर टिप्स। फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स अगर आप पहली बार पढ़े, इट्स गोइंग टू बी न्यू फॉर यू, बट ट्राई टू रिवाइज इट एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, ताकि आपको पर्टिकुलर सारी चीज़ें याद हो जाए। वंस यू स्टार्ट बिकमिंग फेमिलियर टू वर्ड्स, तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा। नथिंग इज हार्ड, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म्स में चला जाता है। आप खुद देख रहे हो ना कि छोटे से पत्ते को हमने माइक्रोफाइल्स बोल दिया, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में वो बड़ा ही सिंपल वर्ड है, लेकिन एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट नो वरीज, आपको इजीली याद हो जाएगा फॉर आफ्टर सम टाइम्स, सो पैनिक मत होना। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाले पार्ट में, विच इज जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते कि व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया नाम, तो जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे जिम्नस का मतलब होता है नेकेड, यानी कि दिखता हो, सब कुछ दिख रहा है, एंड स्पर्मा का हो गया सीड, यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनके जो सीड्स है वो दिखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखोगे तो फ्लावर के अंदर सीड होगा या फ्रूट्स के अंदर सीड होगा, सीड एनक्लोज्ड है, सीड्स किसी को दिख नहीं रहा है। लेकिन जिम्नोस्पर्म ना थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है ना एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें सीड का फॉर्मेशन तो होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अपर सरफेस में जो विजिबल था दुनिया को, लेकिन फॉर द बेटर प्रोटेक्शन, फॉर द बेटर एडवांसमेंट, कि हमारी एनवायरनमेंट की कंडीशन कितनी हार्श होती जा रही है, ताकि हम सीड को बचा सके, तो इवोल्यूशन ने किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई किया कि जो सीड्स है उनको क्या करने लगा, अपने अंदर जर्मिनेट करना स्टार्ट करने लगा, ठीक है। अब क्या बोल रही है, ऐसे प्लांट्स इन विच बोथ द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि पहले भी जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में था तभी भी, एंड इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन उनकी जो मेन सीड है वो विजिबल है, नेकेड है। द सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड। देख रहे हो, एक ही बात को 3 लाइन से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई सीड्स दिख रहा है, दैट्स इट। सो हमें लगता है एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, बट वो ना एक ही चीज को, और वो भी हार्ड वाली डिफिकल्ट वाली चीज को नहीं एक्सप्लेन करने का, जो ईजी रहेगा ना उसको 4 लाइन में 4 बार बोल के एक्सप्लेन करेगा। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड करता है मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, यानी कि कैटेगरी बता दी कि इसमें ना ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने नहीं मिलेंगे, मीडियम साइज या थोड़े बहुत लंबे ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा जिम्नोस्पर्म के अंदर। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो जॉइंट है उसका नाम क्या है, जो बहुत ही बड़ा है, जिसे हम बोलते हैं रेडवुड ट्री, ठीक है, इसका नाम क्या है, सिकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, कि वन ऑफ द, मतलब इसमें हम देखने को मिलेगा कि मिडिल साइज मिलेगा, थोड़े बहुत टॉल भी मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा प्लांट है जो टॉलेस्ट है, जिसको हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। इन जिम्नोस्पर्म वो क्या एकदम टॉलेस्ट स्पीशीज है ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीशीज, मतलब बहुत ही बड़ा है, समझ लो। द रूट्स आर जर्नली टैप रूट सिस्टम, इनके जो रूट है आपको समझ में, व्हाट इज टैप रूट, व्हाट इज एडवेंटेशियस रूट, आपको फर्दर वाली क्लासेस में समझेगा, बट मैं एक जर्नलाइज बता दे रही हूँ व्हाट इज टैप रूट। टैप रूट ऐसा होता है कि पहले एक मेन ब्रांच आया रूट का, देन उसके बाद में उसके एक्सटेंड होते जा रहे हैं, यानी कि जो आजकल आप टिपिकली जो आप समझो, जो बचपन में आप रूट्स की ड्राइंग बनाते थे ना, वही रूट्स को हम टैप रूट्स बोलते हैं। लेकिन एक अलग प्रकार का भी रूट पाया जाता है जो आप जर्नली नहीं बनाते होंगे बचपन में, लेकिन प्रेजेंट होता है। Root in some genera have fungal association in form of mycorrhiza. प्रीवियस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना कि फंगाई बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट होता है, और माइक्रोराइजा के बारे में आपने उस चैप्टर में तो अच्छी तरीके से पढ़ ही लिया होगा कि माइक्रोराइजा क्या होता है, एसोसिएशन होता है किनके बीच, फंगाई और प्लांट के बीच में ना, वो क्या करते हैं, एसोसिएट करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं, प्लांट फंगाई को खाना देता है, ऑफकोर्स फंगाई को क्या चाहिए, खाना चाहिए, जो प्लांट दे देता है, और प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल चाहिए सॉइल से, तो वो फंगाई ला के दे देता है। यानी दोनों ना अपने अपने क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स के लिए जुड़ जाते हैं। दैट इज नथिंग बट योर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और उसका एक एग्जाम्पल माइकोराइजा है, माइकोराइजा का एग्जाम्पल पाइनस है,
यानी कि पाइनस एक ऐसा प्लांट है जिनके अंदर आपको माइकोराइजल फंगल एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे कि साइकस हो गया, उनके पास ना एक स्मॉल स्पेशलाइज रूट होता है जिसको हम कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। यानी कि साइकस एक प्लांट है जिसके पास एक रूट प्रेजेंट होता है, उसका रूट का नाम कोरोलॉइड रूट होता है। अब ये है तो रूट ही, लेकिन इस रूट का अलग नाम क्यों दिया हुआ है? बिकॉज इसके पास ना नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर रूट में। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अभी आपको पता है कि कुछ कुछ प्लांट्स हैं ना सीधे प्लांट्स, तो इनके पास ना ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट होती है उनको हम साइकस बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है जैसे कि पाइनस हो गया, सिड्रस हो गया, इनके अंदर ना भर भर के जो स्टेम्स होते हैं स्टेम्स के अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो देखिए आपको याद क्या करना है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ें तो है नहीं, सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज मोर अबाउट लर्निंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको ये लर्न करना है कि भाई किसकी स्टैम्प अनब्रांच्ड थी। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सिड्रस होगा, एक साइकस होगा, एक पाइनस होगा। तो आपको ऑफकोर्स आंसर क्या करना है? साइकस करना है। पूछ लेंगे ब्रांच किसके अंदर होता है, तो आपको या तो पाइनस दिया रहेगा या सिड्रस दिया रहेगा या दोनों दिया रहेगा। आपको पूछेगा कोरोलॉइड रूट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोलॉइड रूट साइकस के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने कैसे याद किया था? C फॉर साइकस, C फॉर कोरोलॉइड रूट। वाई उसको एक स्पेशलाइज नाम क्यों दिया हुआ है इस रूट को? क्योंकि इस रूट के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इनके पास एक बहुत ही जाइंट ट्री है जिसको हम रेडवुड ट्री बोलते हैं। एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। यानी कि आपको पता है व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड लीफ? सिंपल लीफ यानी कि सिंपल आपको ऐसे लाइंस देखने को मिल जाए। कंपाउंड यानी कि बहुत सारे वेन्स, वेनलेट्स, मतलब बहुत से जो आजकल नॉर्मली पत्तियों में देखने को मिलता है, दैट इज नथिंग बट योर, बहुत सारे नेटवर्क्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स की, दैट इज नथिंग बट योर कंपाउंड लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो। इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। अब यहाँ पे वर्ड समझना है पिन्नेट। आपने ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पिन्नेट का मतलब अच्छी तरीके से समझेंगे। व्हाट इज पिन्नेट? द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऐसे स्ट्रक्चर को, यानी कि एक ब्रांच है उसके इस साइड में ये लगा है, उसके इस साइड में ये लगा है। यानी कि जैसे बचपन में ड्राइंग करते थे ना बहुत सारे प्लांट्स पत्तों की, वैसे ही इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम पिन्नेटली स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें प्लांट के अंदर, इसको हम पामेटली स्ट्रक्चर बोलने को बोलते हैं। यानी कि एक जस्ट एक प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिला और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर का हमने एक नाम स्पेसिफाई कर दिया, दैट्स इट। तो पिन्नेटली का मतलब दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड पामेटली का मतलब इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो आपको ये वर्ड्स सुनने को मिलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि साइकस के अंदर ना इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। यानी कि ये जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है उनके पास एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी नंबर 1 की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन को भी सहन कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी हो, विंड हो, बहुत तेज हवा आ रही है, सब प्लांट उखड़ के निकल जाएंगे, बट हमारा जो जिम्नोस्पर्म है वो नहीं निकलेगा। और इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिला है। मॉडिफिकेशन नंबर 1 इन कॉनिफर्स के अंदर ना, आप कॉनिफर्स का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो उसमें निडल लाइक लीव्स होगा और वो ऐसा कुछ निडल लाइक लीव्स होता है। और इस मॉडिफिकेशन का कारण क्या है कि वो अपना जो सरफेस एरिया है उसको कम कर पाए। सरफेस एरिया कम होगा तो लॉस कम होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो उसने क्या किया, अपने लीफ को नीडल लाइक लीफ में ट्रांसफॉर्म कर लिया ताकि सरफेस एरिया बहुत ही कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर भी कम होगा, हमारे प्लांट को कम बोलते ना, बहुत ही कम डिहाइड्रेशन होगा। That thick cuticle and sunken stomata also help us to reduce water loss। कि उनके पहली बात तो उनकी निडल लाइक तो लीफ है ही, लेकिन उनकी जो क्यूटिकल है बहुत ही थिक है, यानी कि उनकी कवरिंग जो होती है ना बहुत ही थिक होती है। और उनके सोमेटा ना बहुत ही संकन होती है, ना बहुत ही डीप अंदर गड़े हुए, सुपरफिशियल लेयर पे नहीं होती है।
थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा और नीडल लाइक जो फीचर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये तीनों और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है, लेकिन आपके सिलेबस में उतना है नहीं। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस क्या करते हैं, मिल के हमारे जिम्नोस्पर्म को एक बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि वो बहुत ही हार्श कंडीशन को भी सहन कर पाए। अब हम आते हैं कि हमारा जो जिम्नोस्पर्म है वो किस वे से रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप कंटिन्यू करता है, अपनी मेंटेनेंस को कंटिन्यू करता है, राइट। नंबर 1 कि जो जिम्नोस्पर्म है वो हेटेरोस्पोरस है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनके मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट लुकिंग होते हैं, थोड़े से अनकाइंड होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अभी तो आपको पता हो गया होगा कि मेगास्पोर्स यानी कि फीमेल स्पोर्स, फीमेल्स मेगा होती है, और जो माइक्रोस्पोर्स होता है वो क्या होता है, मेल होता है। The two kind of spores are produced within the sporangia. What is sporangia? Just a bag, a capsule जिसके अंदर बहुत सारे spores produce होते हैं। That are born on the sporophyll. मैंने आपको बताया था कि इनके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इसको प्रोटेक्शन के लिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कवर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। देख रहे हो, एक ही चीज को वापस रिपीट किया गया कि नहीं। इनिशियली उन्होंने बता ही दिया था स्पोरोफिल्स के बारे में, बट स्टिल वो यहाँ पे वापस बता रहे हैं। एंड इसी रेपुटेशन की वजह से हमें पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े और लेंदी देखने को मिलता है। विच आर अरेंज स्पाइरली along an axis to form a lex और अ कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई। देखो लेक्स लोग याद नहीं कर पाते, आपको पता है स्ट्रोबेलाई। अब देखो कोन, स्ट्रोबेलाई, लेक्स, ये तीनों का मतलब यही होता है कि बहुत सारे स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली एक ही जगह पे प्रेजेंट है। दैट इज नथिंग बट अ लेक्स या स्ट्रोबेलाई या कोन्स। तीनों में से कोई भी एक नाम यूज किया जा सकता है, तो हम स्ट्रोबेलाई को प्रेफर करेंगे, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबेलाई। ये जो ऐसे स्ट्रोबेलाई होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रोबेलाई बोलते हैं। दैट्स इट, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। The microspores develop into male gametophyte generation, which is highly reduced and confined to only a limited number of cells. This reduced gamete is called as pollen grains. Of course, meiosis होगा, इसका भी मेन प्लांट बॉडी 2n होगा, meiosis होगा, n बनेगा। लेकिन इन्होंने ये बोला कि ना फर्दर ना डिफरेंशिएट होता है into a structure called as pollen grain. इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर ना डिटेल स्टडी, वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे काम करता है, कैसे जर्मिनेट कराता है, ये सारी चीज 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ लोगे इजीली। तो भी याद रखना व्हाट इज पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट, दैट्स इट। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। द कोन बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया और कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल स्ट्रोबेलाई। फीमेल स्ट्रोबेलाई वही होता है कि जो जिसके पास फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट हो। क्या मतलब आप समझ रहे हो उसके अंदर बातें क्या कर रहा है, हमें डेफिनेशन बता रहा है हर चीज का। अभी तक तो लाइन में आपने सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ा जो हम लोग को ऑलरेडी पता था। द मेल और फीमेल कोन्स ऑफ द स्ट्रोबेलाई मे बी बोर्न ऑन अ सेम ट्री। ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में हो। इसका एग्जाम्पल पाइनस है, तो आपको याद रखना होगा कि पाइनस के अंदर मेल कोन एंड फीमेल कोन एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। लेकिन साइकस के अंदर जो मेगास्पोरोफिल है, ये दोनों ना डिफरेंट पर्टिकुलर डिफरेंट ट्रीज पे पाए जाते हैं। कौन से साइकस के अंदर मेल एंड फीमेल जो स्पोरेंजिया होता है, जो माइक्रोफिल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन टू द सेल ऑफ द न्यूसिलस। The nucellus is protected by an envelope and a composite structure is called as ovule. अभी वो क्या किया उन्होंने, क्या किया पता है, वो थोड़ा डीप में चले गए। किसके डीप में चले गए, हमारे जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनके डीप में चले गए। The ovule are born on megasporophyll which may be clustered to form a female cone। यानी कि बोल रहा है जो ओव्यूल है वो ना मेगास्पोरोफिल के अंदर बनता है और वो या तो वो फीमेल कोन भी का भी प्रोडक्शन करता है। The megaspore mother cells divide meiotically to form 4 megaspores। हमें पता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n है और n करने के लिए हमें ऑफ कोर्स मियोसिस करना पड़ेगा। तो मियोटिकली डिवाइड करके वो क्या करती है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें डेवलपमेंटल कैसे होता है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है।
One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. उन्होंने बोला कि 4 है, 4 मियोटिकली बना, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही क्या होगा, फर्दर डेवलप होगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, दैट्स इट. और ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर पर्टिकुलरली डेवलप्ड होगा, इनटू एन आर्किगोनिया. बस उन्होंने सिंपल डेवलपमेंटल प्रोसेस बताया, इसमें से कुछ डिटेल, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आने नहीं वाले, जस्ट एन एग्जांपल और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट. अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अनलाइक ब्रायो एंड टेडिरोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. जैसे कि हमने देखा था कि ब्रायो एंड टेडिरोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट्स है, जो गैमेटोफाइट्स यानी कि एंड बॉडी है, जो उनकी मेन डोमिनेंट बॉडी थी, वो तो क्या थी, फोटोसिंथेटिक थी, यानी कि फ्री लिविंग थी. लेकिन इस पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, वो मेन प्लांट बॉडी यानी कि 2n स्पोरोफाइट्स के अंदर डिपेंडेंट होता है उनकी फूड, न्यूट्रिशन, ये सब के लिए. द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. They are carried in an air current and come in contact with opening of an ovule born on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grow toward archegonian in ovule and discharge their content near the mouth of archegonia. Following fertilization, zygote develop into an embryo and ovule into seed. These seeds are not covered. ठीक है. सिंपली इसने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया. देखो सारी जगह पे फर्टिलाइजेशन सेम प्रोसीजर फॉलो होता है. प्रोसीजर नंबर 1, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा. मेल गैमेट मियोसिस से बनेगा तो फीमेल गैमेट भी मियोसिस से बनेगा. मैं किसके बारे में जर्नलाइज बात कर रही हूँ, जिनका मेन जो बॉडी है वो 2n है और उनका जो गैमेट है वो n है, जो मियोटिकली डिवाइड होकर आया है. अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. अब ये जाइगोट क्या हो करेगा, ये जाइगोट डेवलप होगा इनटू अ मेन प्लांट बॉडी, क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा. अभी इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हमें पता है कि स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, मेल फीमेल के पास पहुंचना चाहता है. ठीक है. अब मेल फीमेल के पास पहुंचता कैसे है, थ्रू एन एयर करंट. जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है ताकि, और थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है ताकि वो एयर करंट से इजीली जाकर फीमेल वाले जो गैमेट्स है उनके साथ फर्टिलाइज कर ले. अब फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होगा कि जब पोलन ग्रेन उनके माउथ ऑफ आर्किगोनिया जैसे ही पहुंचेगा तो कुछ फ्लूइड रिलीज करेगा, अपने अंदर का कंटेंट उसके माउथ के नियर रिलीज करेगा ताकि उसके अंदर का जो एग है वो और जो स्पर्म है वो दोनों क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए. फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा और सीड का फॉर्मेशन होगा, दैट्स इट. ये सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया गया है. ये प्रोसीजर ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा वहाँ पे देखने को मिलेगा. और यहाँ पे बोला कि जो सीड्स है ना वो कवर्ड नहीं है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जिम्नोस्पर्म का मतलब भी वही है, जो फ्रूट है उसके बाहर सीड है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, लेट अस सी द स्ट्रॉबेरी. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ स्ट्रॉबेरी. ओके. अब जब हम स्ट्रॉबेरी का इमेजेस देखेंगे, सो कैन यू सी दिस, लेट मी ओपन एन इमेज. ओके. अभी आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, ये छोटे, दीज आर नथिंग बट योर सीड्स. ये जो सीड्स देख रहे कैसे एक्सपोज्ड वाला सीड है, समथिंग लाइक दैट ओनली. ठीक है. ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था एनोलॉजी को समझाने के लिए, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कि सीड्स आपने देखा कैसे वो सीड्स बाहर लगी हुई थी, कवर्ड नहीं थी. सिमिलरली अभी हम डायग्राम को देखते हैं. डायग्राम क्या है, डायग्राम को याद रखना, ये पत्ती वाला आपको गार्डन में बड़े ही देखने को मिलेगा. ए कौन सा है, बी कौन सा है, आपको सिर्फ इमेजेस को याद रखना है. इसमें ए साइकस दिया हुआ है, बी पाइनस दिया हुआ है, सी जिनको दिया हुआ है. अब देखो जिनको मैंने स्पेसिफिकेशन में नाम दिया हुआ है, आपको वो भी याद रखना है कि ड्राफ्ट शूट किसको बोलते हैं. दिस इज द ड्राफ्ट शूट, दिस इज द लॉन्ग शूट एंड दिस इज द सीड. ये नेमिंग आते हैं, आपको चुन्नूपना लग रहा होगा अभी बहुत ज्यादा, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं नीट में ये सब. ये फर्स्ट वाला कौन सा, दिस इज द साइकस, दिस इज स्पाइनस एंड ऊपर वाला क्या है, साइकस है. ठीक है, ये तो इजीली याद हो जाएगा देखते देखते. अब हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं. इसमें बहुत ही छोटा सा बोलते हैं ना, एक बहुत ही ओवरव्यू दिया हुआ है, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म को और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. कि अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेकेड, मतलब जो उनका सीड है वो नेकेड है, लेकिन एंजियोस्पर्म जैसे कि एडवांस है, फ्लावरिंग प्लांट है, पोलन ग्रेन, ओव्यूल, सारी चीज़ ना स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं. फ्लावर जो उनको एनक्लोज करके रखता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है.
इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. मैंने आपको बता दिया था कि एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं ना वो एनक्लोज होते हैं किसमें, फ्रूट के अंदर. The angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in a wide range of habitat. एंजियोस्पर्म मैंने स्टार्टिंग ऑफ योर चैप्टर बोला था कि आप हर जगह एंजियोस्पर्म को देखोगे और आपको थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज लगेगा कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट जैसे भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. इसका रीजन क्या है कि आपको हर जगह एंजियोस्पर्म क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बहुत ही डिफरेंट हैबिटेट में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. वो ना एक स्मॉलेस्ट प्लांट वोल्फिया, टॉलेस्ट प्लांट यूकेलिप्टस जो 100 मीटर लॉन्ग है, इस रेंज तक जा सकता है. तो कैन यू इमेजिन वेरिएशन ऑफ प्लांट्स कितना वेरी करता है. स्मॉलेस्ट प्लांट जिसको वोल्फिया बोलते हैं तो लॉन्गेस्ट प्लांट जो 100 मीटर्स इन हाइट हो सकता है, यूकेलिप्टस. तो एंजियोस्पर्म इसने सारे वेरिएशंस शो करता है. They provide us with the food, shelter, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. पहले हमें खाना देता है, कुछ फ्यूल्स देता है, चारा देता है, मेडिसिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट भी हमें एंजियोस्पर्म्स की तरफ से देखने को मिलता है. These are divided into two classes. Again जो एंजियोस्पर्म है वो दो क्लासेस में डिवाइड है, डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स. ठीक है, तो देख लेना. नंबर 1 क्या है, एंजियोस्पर्म दिया हुआ है और एंजियोस्पर्म का ए वाला डाइकॉट है और बी वाला मोनोकॉट है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर जस्ट एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. नंबर 1 इज मोनोकॉट एंड नंबर 2 इज डाइकॉट. एक इसकी कॉटिलिडन्स कितने हैं ड्यूरिंग देयर अर्ली डेवलपमेंट, उसके बेसिस पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट को डिवाइड किया गया है. सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. अगर मैं इस चैप्टर को आपको डिस्क्रिप्शन दूँ ना, तो ये चैप्टर में क्या है देखो. सो इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देखो. ये चैप्टर में समझने लायक कुछ था नहीं, समझाने लायक ज्यादा कुछ था नहीं. दो इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना. नंबर 1 इसके एग्जाम्पल्स, नंबर 2 इसके कुछ टर्म्स जैसे कि आर्किगोनिया एंड थ्रीडियम. क्योंकि आप दो ही चीज में फंसोगे, क्वेश्चंस भी दो ही चीज पे आते हैं, या तो एग्जाम्पल्स पे आएंगे या तो क्वेश्चंस आएंगे. अगर क्वेश्चंस में कुछ टर्म जैसे कि आर्किगोनिया एंड थ्रीडियम, स्ट्रोबेलाई, कोन, ये सब वर्ड आ गया, क्वेश्चन होगा तो सिंपल, लेकिन आप अगर वर्ड्स को ही नहीं समझेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. दैट्स इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है. आई होप कि आपको हर एक लाइन याद हुआ होगा. सो माई मोटो इज टू मेक श्योर कि हम एक एनसीईआरटी को लाइन को जो ना साथ में पढ़े और आपकी सारी डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. एंड आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो. So till then meet you in the next video with again an amazing chapter of biology. और हमारा टारगेट यही है कि पढ़ते सभी है बायो, लेकिन सभी की 360 नहीं आते. एंड माई मोटो इज टू मेक श्योर कि आपको करेक्ट पाथ बताए, क्योंकि देखो ये पार्ट है, आपको इस तरीके से फॉलो करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट 360. क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करना इज नॉट डिफिकल्ट until and unless you have perfect strategy plans. कुछ तरीके पता है आपको. ठीक है, so meet you in the next video. Till then, bye bye.